साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सभी का। ज्ञानसुधा कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान सरकार के इस मंच पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, यहां पर अनेक विषयों के अपने अपने जो विशेषज्ञ जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बना करके कक्षाएं ले रहे हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान सरकार का ये चैनल है ज्ञानसुधा कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान सरकार। चलिए बात शुरू करता हूं जी। हाँ, जन्मदिन जो है रविंद्र सिंह वो 8 तारीख को था। बिल्कुल आप सबकी शुभकामनाएं मुझे निरंतर मिलती रहती हैं। विद्यार्थियों, चलिए आइए, आज हम शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं और यहाँ पर न केवल शिक्षण विधियाँ, आज केवल आगमन और निगमन की ही बात नहीं करेंगे हम। आज हमारा ये प्रयास होगा कि यहाँ पर जो आप लोग जानते हैं कि इससे पहले मैंने शिक्षण सिद्धांत पढ़ाए थे और शिक्षण सिद्धांत में जो है शिक्षण सूत्र आगे कुछ मैंने आपको जो है विस्तार से नहीं पढ़ाया था। आज हम प्रयास करेंगे कि आगमन विधि के साथ, क्योंकि अधिकांश जो शिक्षण सूत्र हैं वो आगमन पद्धति पर आधारित हैं, इसलिए वो शिक्षण सूत्रों को भी आज हम जो है यहां पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज्योत्सना जो है आप सबका आभार, ये आप सब लोगों का प्रेम है साथियों। चलिए शुरू करता हूं। विद्यार्थियों, यहां पर देखिएगा, अभी जो मैंने एक श्लोक बोला था, तो एक तो ये प्रयास करें, बिल्कुल भी केवल जो विशुद्ध हिंदी और इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, मैं आप लोगों को आश्वस्ति देता हूं कि यहां पर तीनों भाषाओं का मैं इस प्रकार संगम करने वाला हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप निश्चिंत रहें। देखिए, थोड़ा सा आपको टिक करके रहना पड़ेगा, किस प्रकार के प्रश्न यहां से आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विधि है आगमन और निगमन, और यहां से बहुत सारी चीजें आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं शिक्षण विधियों के। चलिए आइएगा, तो आज जो मैंने अभी श्लोक बोला साथियों, इस श्लोक के बारे में 2 मिनट हम बात कर लेते हैं जब तक अन्य साथी हमारे साथ आ रहे हैं। देखिए, शशि दिवाकरयोर ग्रह पीडनम, हितोपदेश में ये आया है। संस्कृत वाले लोग ध्यान रहे, विधि रहो बलवान इति में मति, ये एक सूक्ति है और आप लोगों के सूक्ति जो है पाठ्यक्रम में है। साथियों, इसमें क्या कहा गया है कि शशि दिवाकर, शशि जो है वो चंद्रमा को कहते हैं और दिवाकर जो है वो सूर्य को कहते हैं। ग्रहो शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम, ये जो ग्रह हैं, शशि अर्थात चंद्रमा, दिवाकर अर्थात सूर्य जो ग्रह हैं, इनको भी ग्रहों के द्वारा पीडनम अर्थात ग्रस लिया जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसकी साक्षात मानगी है। वह शक्तिशाली शक्तियां भी उन ग्रहों के अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं, उनको ग्रस्त कर लेती हैं। उसी प्रकार गज, हाथी और भुजंग सर्प, हालांकि भुजंग शब्द होता है लेकिन वहां पर क्योंकि भुजंग शब्द लिखा हुआ है इसलिए यही इसी का प्रयोग किया है। ध्यान रखिएगा, ये जो श्लोक है इसमें द्रुत विलंबित छंद है, द्रुत विलंबित छंद है। तो गज कहते हैं हाथी को और भुजंग कहते हैं सर्प को। साथियों, हाथी और सर्प को भी हमने जो है पाश में बंधा हुआ देखा है। गज भुजंग मय और अपिबंधनम, फिर कहते हैं मतिमताम च विलोक्य दरिद्रतम। कवि कह रहे हैं मतिमताम, मतिमताम अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, पंडित में अर्थात ब्रह्मणः जानाति स ब्राह्मणः तादृशः, ये बुद्धिमंत लोग जो हैं उनकी दरिद्रता को देख करके कवि के मन में विचार हो रहा है, विधि अहो बलवान इति मे मति। वो कवि कह रहा है कि मेरी मति में विधि अर्थात भाग्य ही प्रबल है। भाग्य के कारण ही शशि अर्थात चंद्रमा और सूर्य जो है राहु इत्यादि के द्वारा ग्रस्त लिए जाते हैं, और गज और भुजंग जो हैं ऐसे जो है शक्तिशाली जो जानवर हैं उनको भी हम बंधन में देखते हैं। और बुद्धिमान लोगों की दरिद्रता को देख करके कवि के मन में विचार आ रहा है कि ये विधि जो भाग्य हैं वही प्रबल है। हालांकि इस भाग्य प्रबल है ऐसा नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचिराका, जो जस करही तस फल चाखा। ये भाग्य व्यक्ति के अधीन है, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भाग्यवादियों के लिए संदेश था। आइए साथियों, आगे चलता हूं और आज की कक्षा की शुरुआत करता हूं। विद्यार्थियों, ये देखिएगा, आगमन विधि की हम बात करेंगे। आगमन और निगमन ये 2 विधियां हैं और इन दोनों विधियों में हमें यह ध्यान रखना है कि आगमन और निगमन ये व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें एक विधि है आगमन, दूसरी विधि है निगमन, और एक तीसरी विधि और है जो अर्वाचीन विधि है जिसमें आगमन
और निगमन दोनों तरह से अध्ययन कराया जाता है। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्कृष्ट विधि कौन सी है? यदि यह प्रश्न आपका आ जाए, जुड़ जाइएगा मुझसे आप। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? ए ऑप्शन में आपके पास आगमन आएगा, बी में निगमन आएगा और सी में आगमन निगमन आएगा और फोर्थ में सूत्र विधि आ गया। तो इसमें से जी चलिएगा, तो इसमें से आपका उत्तर क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्रश्न है व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्कृष्ट विधि, व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्कृष्ट विधि कौन सी है? यदि यह प्रश्न आपके सामने आ गया और आपसे मैंने ऑप्शन ए जो है उसमें आगमन दिया है, बी में निगमन दिया है, सी में आगमन निगमन दिया है और डी जो है उसमें सूत्र विधि दिया है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? यहीं से हम शुरुआत करते हैं। भंवर सिंह कह रहे हैं आगमन निगमन, रत्न कह रहे हैं सूत्र विधि, कुछ 3 कह रहे हैं, कुछ बिल्कुल हाँ। प्रणाम हम कर लेंगे सबको, लेकिन पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये प्रश्न बार बार आता है। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं साथियों, इसका सही आंसर जो है वो सी होने वाला है। और इसका कारण क्या है कि आगमन और निगमन ये तीसरी विधि है जो अर्वाचीन विधि है, अर्थात ये जो है वो आधुनिक विधि है। आधुनिक समय में आरंभ में आगमन विधि का प्रयोग हुआ, हालांकि निगमन विधि प्लेटो की है। निगमन विधि जो है उसके देखो एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। निगमन विधि जो है वो उसके जो जन्मदाता या इसके जो प्रयोगकर्ता या इसके प्रवर्तक जो हैं निगमन विधि के, ये है साहब प्लेटो। और प्लेटो जो है उसके शिष्य अर्थात अरस्तु जो हैं वो भी इसके निगमन के जो है प्रवर्तकों में गिने जाते हैं। लेकिन निगमन विधि के जो वास्तव में जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? प्लेटो है। और दूसरी जो है हमारी जो आगमन विधि जो है, आगमन विधि से याद रखो आगमन अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने आगमन विधि की शुरुआत करी। आगमन विधि के ये प्रवर्तक हैं, अधिष्ठाता है। वैश्विक स्तर पर याद रखना, वैश्विक स्तर पर आगमन विधि के प्रवर्तक यदि कोई आपसे पूछे, ध्यान रखिएगा वैश्विक स्तर पर, तो यहां पर आगमन के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु। और हमारे भारत में जो संस्कृत वैयाकरण है उनका नाम है महर्षि पतंजलि। तो भारत में इसके जो प्रवर्तक हैं वह है महर्षि पतंजलि। पतंजलि की एक पुस्तक थी, उसका नाम था महाभाष्य, और महाभाष्य में इन्होंने आगमन विधि का सारा लिया। आगमन विधि को व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। तो ये कुछ बात थी। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि निगमन विधि जो है उसके मूल प्रवर्तक कौन है? प्लेटो है। प्लेटो के बाद में अरस्तु भी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन भारत में निगमन विधि का प्रतिपादक जो है साथियों, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम है महर्षि पाणिनि। पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के माध्यम से, क्योंकि हम जानते हैं ये सूत्रकार हैं और सूत्रों के माध्यम से ये नियम की तरफ प्रवर्तित, अर्थात सूत्र अर्थात नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की तरफ जाया जाता है, जबकि आगमन विधि जो है उसमें उदाहरण से नियम। तो उदाहरण से नियम की तरफ जाने वाले कौन थे? अरस्तु और पतंजलि थे। और निगमन अर्थात प्लेटो और पाणिनि, पी से याद रखो, प्लेटो और पाणिनि ये जो थे उन्होंने क्या किया? नियम से उदाहरण की तरफ जाने वाले ये थे। हां, प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण की सबसे अच्छी विधि जो है वो आगमन है, ये ध्यान रखिएगा, आगमन विधि है। और फिर पाणिनि के बाद में कात्यायन जिन्होंने वार्तिक लिखा था, कात्यायन भी निगमन विधि के यही जो है सहयोगी मान लें, समर्थक मान लें, कुछ भी मान लें, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इसके बारे में बातें थी। आइए हम बात करते हैं अब इसके बारे में। तो यहां से शुरुआत करता हूं साथियों। आगमन प्रणाली, रीट परीक्षा, ये जो विगत जो परीक्षा हुई थी उसमें एक प्रश्न आया था कि आगमन प्रणाली में ये प्रयोग और सहयोग, इसके 2 रूप है। आगमन विधि जो है उसके 2 रूप हैं, एक तो प्रयोग प्रणाली और एक सहयोग प्रणाली, ये ध्यान रखिएगा। अब ये प्रयोग प्रणाली क्या होती है? प्रयोग प्रणाली से मतलब यह है कि आगमन के जो 4 सोपान है, हम जानते हैं कि आगमन जो पद्धति है उसमें उदाहरण से
नियम की तरफ जाते हैं। पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम अर्थात सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो ये जो चार जो सोपान है उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये प्रयोग प्रणाली है। आगमन की पहली जो सहयोगी विधि है वो प्रयोग प्रणाली, या इसके दो रूप है आगमन के, और आगमन का जो दूसरा रूप है वह है साथियों सहयोग प्रणाली। सहयोग प्रणाली को हम कह सकते हैं ये समवाय प्रणाली, जिसको आपको समवाय विधि आप कहते हैं। सहयोग प्रणाली का मतलब है आगमन विधि का वो रूप जिसमें व्याकरण शिक्षण पृथकतः नहीं कराया जाता, अपितु गद्य से गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण के साथ ही जो है व्याकरण का शिक्षण दे दिया जाता है। अशुद्धि वर्तनी शुद्धिकरण या व्याकरण के जो उदाहरण है वो वहां पर अलग से नहीं दिए जाते, अपितु सहयोग का मतलब है समवाय रूप से व्याकरण जो है साथ साथ में गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण के साथ ही सिखा दी जाती हैं। ये जो आगमन का जो दूसरा रूप है वो सहयोग प्रणाली है, और यहां से ये रीट में प्रश्न आया था, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रयोग और सहयोग हो गया। साथियों इसके प्रतिपादक जो है यूनानी दार्शनिक अरस्तु, ये लेकिन ध्यान रखना वैश्विक स्तर पर इसके जो प्रतिपादक हैं वो यूनानी दार्शनिक अरस्तु हैं, और भारत में इसके दूसरे जो ये भी प्रतिपादक ही मानेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा और नहीं कोई जो है शास्त्रकार ये बात करेगा कि अरस्तु का अनुकरण किया पतंजलि ने, ऐसा नहीं है। ये मौलिक प्रतिभा के स्वामी थे। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में इसका प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने जो महाभाष्य, जिसमें लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम एतत् व्याकरण शास्त्र से परिभाषा प्रदत्ता तत्र संस्कृत भारतीय, अर्थात संस्कृत शिक्षण में जो भारतीय जो थे उन्होंने आगमन प्रणाली का किसने प्रयोग किया, तो महर्षि पतंजलि ने किया। यह आपको ध्यान रखना है। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है, लेकिन मैं अभी अभी आपको आरंभ में बता चुका हूं, यदि ऑप्शन में आगमन निगमन दोनों आ जाए तो फिर आगमन जो है वो श्रेष्ठ नहीं होगी। लेकिन यदि मैंने आपसे पूछा व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, एक में मैंने आगमन विधि दिया, दूसरे बी विकल्प में मैंने निगमन दिया, सी में मैंने सूत्र विधि दिया, और चौथे में मैंने परायण विधि दिया, तो वहां पर आपको आगमन विधि करनी चाहिए। ऐसे आपको ध्यान रखना। बिल्कुल लिखमाराम, भाष्यकार पतंजलि, सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन, जिसका नाम वररुचि है। आगे चलता हूं साथियों। आगमन अर्थात, आगमन से ध्यान रखो, आगमन अर्थात उदाहरण और निगमन अर्थात नियम, यह ध्यान रखिएगा। आगमन अर्थात उदाहरण के विश्लेषण से नियमों का निर्धारण करना। हिंदी में इसी प्रकार की ये पंक्ति उठ करके आती है, यह आपको ध्यान रखना। यदि मैं आपसे कहूं कि आगमन अर्थात उदाहरणों के विश्लेषण से उदाहरण का विश्लेषण किया जाता है, उसकी जो है समानता, उसकी जो है समरूपता देखी जाती है, और उदाहरणों के विश्लेषण करके नियमों का जो निर्धारण जिस विधि में किया जाता है उसका नाम है आगमन, और नियमों से उदाहरण की पुष्टि की जाती है। यह कौन सी पद्धति है, तो निगमन है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब ये उदाहरण का मतलब क्या है आगे हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा विद्यालय शब्द हैं, इसी प्रकार मैंने आपको कहा हिमालय शब्द हैं। ये देखिए, कोई भी आप चाहे व्याकरण पढ़ा रहे हैं, चाहे आप देखिए संज्ञा पढ़ा रहे हैं, सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, विशेषण पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, पहले आपको क्या देना होगा, उदाहरण। ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। फिर उसके बाद में हम जो है इसका संधि विच्छेद करके बताएंगे। तो ये विद्या और आले हुआ। फिर यहां पर ये पहला पद जो है विद्या है, दूसरा पद आले है, यहां पर आ और आ मिला तो क्या बनेगा, दीर्घ आ। फिर हमने नियम बना दिया कि प्रथम पद के अंत में अ या आ आता है, अंतिम पद के आरंभ में अ या आ आएगा, तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। तो ये पहले उदाहरण दिया, फिर हम नियम की तरफ गए। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बनाया जाता है। अर्थात यूं मान लो कि पहले मैंने आपको कहा यन संधि में आपको पढ़ा रहा हूं, तो यन संधि में मैं आया कक्षा में, मैंने कहा ई उ री और ली का योग यदि किसी असमान स्वर से होगा तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाएगा। फिर मैंने नियम बता दिया, और नियम बता करके मैंने आपको कहा शुद्ध्युपास्य, इस शब्द का जो है सुधी और उपास्य था। सुधी और उपास्य मैंने पहले लिखा, इधर लिख रहा हूं, पहले मैंने लिखा सुधी, फिर मैंने लिखा उपास्य, नियम पहले बता दिया, फिर ये लिखा, और फिर इस नियम को इसमें घटा करके मैंने शुद्ध्युपास्य जो शब्द बनाया। ये जो विधि है साथियों, ये है निगमन।
लेकिन पहले यदि मैं शुद्धि उपास्य बता रहा हूं और फिर उसका संधि विच्छेद करके शुद्धि और उपास्य, पहले मैंने उदाहरण दिया फिर मैंने नियम बनाया, तो पहले उदाहरण और फिर नियम जो है वो आगमन है, और पहले नियम और फिर उदाहरण जो है वो निगमन है। इसको याद करने का एक तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिएगा, यह आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, ऐसे ध्यान रखें, आगमन जो है उसका आ लीजिएगा, आ, वी और सा, और निगमन जो है उसका नी, सा और वी लीजिएगा। इसको नोट करें आप लोग। आगमन जो है उसका आ, वी, सा, और निगमन जो है उसका नी, सा, वी। अर्थात आगमन पद्धति जो है वो विशिष्ट से सामान्य या विशेष से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलती है, जबकि निगमन जो है वो सामान्य से विशेष की ओर चलती है। ये दो सूत्र आप विशेष रूप से ध्यान रखें, आवी सा नी सा वी, आवी सा नी सा वी। मैंने आपको बताया कि आगमन आ रहा है, फिर उदाहरण, तो आ के बाद में उ अर्थात उदाहरण, और निगमन नी से ऐसे याद रख सकते हो। फिर आपको यह ध्यान रखना है कि एक आविसा एक सूत्र है। आविसा में आ का मतलब है आगमन और वी का अर्थ है विशिष्ट। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, जो उदाहरण होते हैं वो विशिष्ट होते हैं और जो नियम होते हैं वो सामान्य होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत, हालांकि आप लोग जानते हो, आपकी तैयारी अच्छी है। ऋषि और अ से बेटा आर्ष बनेगा, आर्ष शब्द बनेगा, आर्ष। चलो, तो यहां पर देखो, उदाहरण जो है वो विशिष्ट होते हैं, नियम जो है वो सामान्य होते हैं। इसलिए ये विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं या उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं तो वो आगमन पद्धति है, और सामान्य से विशेष की तरफ या सामान्य से विशिष्ट की तरफ तो नियम जो है वो सामान्य होते हैं और उदाहरण जो है वो विशिष्ट या विशेष होते हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना है। आ, वी, सा, नी, सा, वी, आ, वी, सा। हाँ, उदाहरण हमेशा मैथमेटिक बिग जो है, क्या है, क्या नाम नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, उदाहरण हमेशा विशिष्ट होता है और नियम हमेशा सामान्य होते हैं। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों, आगे बात करता हूं। साथियों, इसमें क्या होता है, प्रथमम अध्यापकः उदाहरणानि उपस्थापयति। सबसे पहले आगमन विधि की हम बात कर रहे हैं, अभी आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल रामकुमार बिश्नोई, प्रथमम अध्यापकः उदाहरणानि उपस्थापयति। पहले क्या करता है, कोई भी शिक्षक जो है वो कक्षायाम गच्छति, कक्षा में जाता है, पहले उदाहरण देता है, उपस्थापयति, पहले कोई उदाहरण दिखाता है। जैसे मैंने कहा, मैंने वाक्य बोला, 3 वाक्य बोले, मैंने उदाहरण दिया, और फिर बच्चों से उसी उदाहरण के माध्यम से मैं कहता हूं कि भाई इसमें कौन सी चीज समान दिखाई दे रही है या कौन सी चीज जो है इन सब में आपको दिखाई दे रही है, उसके माध्यम से एक सार्वभौम नियम की हम बात करेंगे। तो साथियों, पहले अध्यापक उदाहरण उपस्थापित करता है और उदाहरणों के माध्यम से, उदाहरणानाम माध्यमेन नियमानाम सूत्राणि च छात्रै निष्कासयति। ये इसी प्रकार से लाइन जो है सेकंड ग्रेड में आई हुई है कि उदाहरणानाम माध्यमेन, उदाहरणों के माध्यम से, नियमों और सूत्रों के माध्यम से, छात्रों से जो है नियम और सूत्रों के माध्यम से जो अध्ययन होता है वो कौन सी पद्धति है, तो आगमन पद्धति है। ये ध्यान रखिएगा जी। चलिएगा आगे साथियों, अर्थात आदौ उदाहरणानि, पहली, आदौ का अर्थ होता है पहले, आदौ का अर्थ होता है पहले उदाहरण, ततः अर्थात उसके बाद, ततः अर्थात रखना है, छात्र जो है उदाहरणों में विद्यमान सामान्य सदृश अंश को, जो सामान्य अर्थात जो सभी उदाहरणों में जो समान अंश है, उस अंश का परिशीलन करके नियमों को अपने अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं, रचना करते हैं। नियमों की जो रचना करते हैं वो यहां पर जो है कौन सी विधि है, आगमन विधि है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। बफरिंग हो रही है, अब यहां से हो सकता है कि नेट की यहां पर तो समस्या नहीं है, मुझे लगता है यहां पर कोई समस्या नहीं है। अध्यापक, अब यहां पर एक बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि उदाहरण कैसे होने चाहिए। तो एक तो उदाहरण जो है वो अस्पष्टानि, अर्थात उदाहरण कभी भी अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, संदेहपूर्ण उदाहरण नहीं होने चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। उदाहरणानि न उपस्थापयेत, अर्थात अध्यापक जो है कभी भी अस्पष्ट और संदेहपूर्ण उदाहरणों का जो है उपस्थापना नहीं करे, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, व्याकरण शिक्षण के समय ये एक पूरी की पूरी विशेषता जो है, आगमन विधि जो है उसका पूरा का पूरा ये स्वरूप है। हिंदी क्या है,
जी संदीप राठौड़, हाँ अब सही है, चलिए कोई नहीं। देखिए बाधाएं आ सकती हैं साथियों। ये आगमन विधि जो है उसका एक पूरी तरह से एक विश्लेषण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर इसकी पीडीएफ जो होगी वो उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। यहां पर देखिएगा व्याकरण शिक्षण के समय शिक्षक सर्वप्रथम विद्यार्थियों के समक्ष विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उदाहरण जो है वो विशेष होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। हिंदी में भी हिंदी में भी समान है बेटा। ये ललित कुमार पूछ रहे हैं हिंदी और संस्कृत में कहीं भी आगमन और निगमन में कोई अंतर नहीं है। देखिए आगमन विधि का प्रतिपादक वैश्विक स्तर पर अरस्तु ने किया, निगमन आगमन विधि का भारत में या संस्कृत शिक्षण में पतंजलि ने किया, और हिंदी में कोई इसके प्रवर्तक नहीं है। पतंजलि को ही आधार मान करके हिंदी में इस विधि के माध्यम से जो है व्याकरण का शिक्षण होता है, यह ध्यान रखिएगा, विशेष बात है। व्याकरण शिक्षण के समय शिक्षक सर्वप्रथम विद्यार्थियों के समक्ष विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता है और तत्पश्चात उसके बाद में उन उदाहरणों में समान अंशों को देख करके छात्रों की सहायता से किसी सार्वभौम नियम की स्थापना करता है। किसी सार्वभौम छात्रों की सहायता से, ऐसे नहीं कि शिक्षक खुद ही उदाहरण प्रस्तुत करेगा और खुद ही नियम बना देगा, तो वो आगमन पद्धति नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। छात्रों की सहायता से किसी सार्वभौम नियम अर्थात कोई ऐसा नियम जो उन सभी उदाहरणों में एक समान नियम काम कर सकता है, ऐसे नियम की स्थापना करता है। अंततः उस स्थापित नियम की सत्यता परीक्षण करने के लिए कुछ अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, और यह आगमन विधि है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे चलता हूं साथियों। कुछ परिभाषाएं इसकी दी थी आगमन की, हालांकि 5-7 परिभाषाएं थी, लेकिन 1-2 परिभाषाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि प्रश्न पत्र कठिन आता है तो इस प्रकार की परिभाषाएं पूछी जा सकती है। युंग या जुंग, हम जानते हैं मनोविज्ञानी है युंग या जुंग, वो ये कहते हैं कि जिस विधि में बालक विविध स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो उसे आगमन विधि कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी? यदि आपसे यह कहे तो युंग या जुंग, जो कि मनोविज्ञानी हैं, आप सभी जानते हैं क्योंकि साइकोलॉजी आपके पाठ्यक्रम में है, तो उनकी यह परिभाषा है आगमन विधि को लेकर के। चलिएगा आगे चलता हूं। जॉयसी जो है वो ये कहते हैं आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से। आगमन विशेष दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण, ऐसे याद रखिएगा। आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। फिर से बोल रहा हूं, यह परिभाषा जॉयसी की है। आगमन जो है विशेष दृष्टांत अर्थात विशेष उदाहरणों की सहायता से विशेष उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसमें सामान्य नियम, जिसको हम नियमीकरण कहते हैं, जिसमें एक जनरल नियम, जिसको सार्वभौम नियम हो सकता है, उसको विधि पूर्वक प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ऐसी परिभाषा जो है जोशी करते हैं। आगे चलता हूं, यहां पर देखिएगा। अब यहां पर आगमन विधि के सोपान कौन से हैं, तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत के छात्र हैं 2-5 मिनट के लिए उन लोगों से बात करूंगा केवल। हां, हिंदी वाले थोड़ा इसको सीखते जाएं। आगमन विधि के साथियों सोपान, जो प्रसिद्ध सोपान है वो तो 4 हैं, आपको यह ध्यान रखना है। लेकिन संस्कृत में इस विधि के 8 सोपान माने गए हैं, बड़े रूप से छोटे रूप, उदाहरण से नियम। बिल्कुल संस्कृत में समास कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं बेटा। हाँ, तो आगमन विधि के सोपान कौन कौन से हैं साथियों? सबसे पहले जो है वो क्या होता है आगमन विधि में, सबसे पहले उदाहरण प्रस्ताव अर्थात उदाहरण का प्रस्तुतिकरण। जो पाठ पढ़ाना है उस पाठ से संबंधित जो उदाहरण हो सकते हैं वो शिक्षक द्वारा पहले प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर छात्र निरीक्षणम विश्लेषणम, छात्र जो है वो उदाहरण जो है उसका निरीक्षण करता है, अर्थात उदाहरणों में जो सामान्य चीज जो है, हाँ कहते हैं परिभाषा कभी परिवर्तन नहीं होती, एग्जाम में कोटेशन परिवर्तन सही थी, नहीं, बिल्कुल। यदि कोई परिभाषा है तो उसका तो मेरी यदि कोई परिभाषा है तो मेरे नाम से जिस रूप में मैंने कही है उसी रूप में आनी चाहिए, वही परिभाषा है। ऐसे नहीं, परिभाषा कभी भावार्थ रूप में नहीं पूछी जाती है। श्याम सुंदर शर्मा, ऐसा नहीं होता बेटा। चलिएगा छात्रों, सबसे पहले उदाहरण प्रस्ताव होता है, फिर उदाहरण प्रस्ताव के आधार पर, उदाहरण प्रस्ताव कौन करता है? शिक्षक। फिर क्या करता है छात्र? उस उदाहरण जो है उसका निरीक्षण विश्लेषण अर्थात उसमें जो कॉमन जो है उसमें तुलना करता है, उदाहरणों में जो सामान्य अंश है
उसको देखता है और उसको सदृश अंशानाम वर्गीकरण, जो समान अंश है, सदृश अंशानाम, संस्कृत देख करके घबराना नहीं है, सदृशांशानाम वर्गीकरणम, अर्थात उन उदाहरणों में जो समान अंश है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। और उसके बाद में नियमीकरण, जिसको हमने नियमीकरण ही क्या कहलाता है, ध्यान रखना, नियमीकरण ही सामान्यीकरण कहलाता है, इसी को हम निष्कर्ष कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा। पहले उदाहरण प्रस्ताव, फिर छात्र निरीक्षण विश्लेषण, आगमन विधि के सोपान की हम बात कर रहे हैं। मुख्य सोपान 4 हैं, लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना, ये 8 सोपान जो मैंने लिखे हैं ये प्रामाणिक पुस्तक के माध्यम से लिखे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। तो छात्र निरीक्षण विश्लेषण, फिर जो समान अंश है उनका वर्गीकरण, फिर नियमीकरण, और नियम करने के बाद में उस नियम का परिशीलन, क्योंकि मैंने कोई नियम बना दिया, उस नियम की जब तक जो है हम परिशीलन अर्थात उसको चारों ओर से हम देखेंगे नहीं कि ये सही है कि नहीं है, जब तक वो नियम होता ही नहीं है। साथियों, नियम और सिद्धांत ये जो है एक ही चीज है। नियम कह दो या सिद्धांत, और सिद्धांत का अर्थ आप जानते हो गए हो ना, सिद्ध हो गया है जिसका अंत, अर्थात जिसका अंत जो है वो सिद्ध हो गया है, जो पूरी तरह से परीक्षित हो जाता है, वही नियम बन सकता है। इसलिए नियमीकरण के बाद में उस नियम का परिशीलन करना, हाँ बिल्कुल, शिक्षक जो है छात्रों द्वारा नियम खोजा जाता है, शिक्षक नियम बनाते हैं, बिल्कुल, नियम परिशीलन। फिर आगे क्या कह रहे हैं देखो, फिर कहते हैं सूत्र निरूपण, फिर उस नियम के आधार पर सूत्र का निरूपण किया जाता है। फिर उस सूत्र में जो है, सूत्र कैसा होना चाहिए मैं विस्तार में नहीं जानना चाह रहा हूं, सूत्र क्या होता है आगे हम कभी बात करेंगे, लेकिन सूत्र निरूपण के बाद में वो सूत्र में संदेह, जहां पर संदेह हो सकता है, ऐसे स्थलों का निराकरण किया जाता है। और पुनः उदाहरण उपस्थापन, फिर सूत्र के बाद में फिर से उदाहरण दिया जाता है और पुनर्अभ्यास, और फिर से अभ्यास किया जाता है। ये एक तरह से अभी जो अर्वाचीन विधि जो मैंने आगमन निगमन जो दोनों बताई, उसमें ये इस तरह का जो है नियम आ जाएगा, नियम के बाद में सूत्र का निरूपण होगा, सूत्र के बाद में संदेह का निवारण होगा, फिर पुनः उदाहरण उपस्थापन होगा, और पुनर्अभ्यास, फिर प्रयोग और अभ्यास लास्ट में होता है। यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब यहां पर महत्वपूर्ण बात, इस विधि के जो मुख्य चरण है आप लोगों को ध्यान रखना है, वो 4 है। और पहला जो चरण है या पहला जो सोपान है वो है उदाहरण प्रस्तुतिकरण, ये ध्यान रखिएगा। पहला जो इसका चरण जो है या इसका सोपान कह सकते हो, आगमन विधि के मुख्य सोपान पूछे तो कितने हैं, बोलो 4 हैं। पहला क्या है, सरल सी बात है, इसी के बारे में हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुतिकरण, अर्थात शिक्षक द्वारा जो पाठ पढ़ाया जाना है उस पाठ में विद्यार्थियों के सम्मुख विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। विशेष उदाहरण का मतलब यह है कि जैसे मैंने 5 से उदाहरण दे दिए, जैसे मैंने कहा मोहन जाता है, सीता जाती हैं, बालक खाते हैं, बालिका पढ़ती हैं, और फिर मैं कहूंगा कि इसमें जैसा कर्ता है, जैसा कर्ता का लिंग और जैसा वचन है, वैसे क्रिया का प्रयोग हो गया। तो ये एक मैंने पहले उदाहरण दिए, उदाहरण के बाद में जो है मैंने उसका नियम बना दिया कि कर्ता जिस पुरुष और जिस लिंग और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और लिंग और वचन की होगी। ये जो है पहले उदाहरण दिया, फिर उसका नियम बना दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से ध्यान रखिएगा। प्रस्तुतिकरण ये पहला है, उदाहरण प्रस्तुतिकरण। फिर दूसरा जो है उसको निरीक्षण भी कहते हैं, विश्लेषण भी कहते हैं, कुछ लोग इसको तुलना भी कहते हैं। आगमन विधि का जो दूसरा सोपान है वो निरीक्षण, विश्लेषण और तुलना है। साथियों, उसमें उदाहरण की परस्पर तुलना की जाती है, जो उदाहरण जो है उसकी परस्पर तुलना की जाती है। 5 उदाहरण मैंने दिए, उन 5 उदाहरणों में परस्पर पहले तुलना करेंगे, फिर परस्पर उन ये जो 5 जो उदाहरण दिए उसमें समानता क्या है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है और उनसे व्यक्त समान लक्षणों एवं विशेषताओं को समझना जो है उसका नाम है निरीक्षण, विश्लेषण और तुलना। जब निरीक्षण, विश्लेषण और तुलना हो जाती है तब नियमीकरण, सामान्यीकरण या निष्कर्ष की तरफ आते हैं, और ये तीसरा सोपान इस विधि का है। भाषा शिक्षण की जो हमारी पुस्तक है साथियों, वो निश्चित रूप से वैसे तो किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा निश्चित रूप से नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अगले 10-12 दिनों में हिंदी शिक्षण विधियां सबसे पहले आ रही है, उसके बाद में संस्कृत और संस्कृत शिक्षण विधियां और संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक आ रही है। मैं आपको सूचना यहां पर दे दूंगा। चलिए, और कोशिश इस प्रकार की होगी कि जो कुछ लिख दिया जाएगा उसमें किसी प्रकार का कोई न तो संदेह होगा, और प्रयास ये होगा कि उसके बाद आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए साथियों,
तो तीसरा आगमन का तीसरा जो सोपान जो है वो क्या है? देखो, पहला क्या था? उदाहरण प्रस्तुतिकरण, हमने पढ़ लिया उदाहरण प्रस्तुतिकरण, फिर पढ़ा कि निरीक्षण, विश्लेषण और तुलना, ये दूसरा सोपान है। और तीसरा सोपान क्या है? नियमीकरण, सामान्यीकरण। बिल्कुल देखिएगा, 400 देख रहे हैं, 400 ही बहुत है बेटा। तेजाराम जाखड़, आपके भावों का बहुत बहुत सम्मान। लेकिन हाँ, ये है कि देखिएगा अब कितने लोग देखते हैं और कितने लोग आप लोग जोड़ पाते हो, ये तो आप लोगों पर है, लेकिन कोई नहीं, चलेगा। मेरा काम केवल और केवल पढ़ाना है। प्रयास ये करता हूं, थोड़ा सा मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको संदेह में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूं कि जो कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा दिया आप लोग जानते हैं, चाहे मैंने साहित्य पढ़ाया हो, चाहे व्याकरण पढ़ाई हो, या शिक्षण विधियां, या मैंने फिलोसफी दर्शन शास्त्र पढ़ाया हो, या मैंने काव्य शास्त्र पढ़ाया हो। विद्यार्थियों, ये अहंकार नहीं है, लेकिन उसके बाहर किसी प्रकार का कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं होता है, तो मेरा प्रयास ये होता है कि पूरा एक विस्तार से आप लोगों के सामने इस प्रकार से रख दूं कि फिर आपको जो है, आपको कहीं और अन्य स्थान पर पढ़ने की, देखने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसा मेरा जो है संकल्प होता है अपने आप से। मुहावरा लोकोक्ति में पहचान दुष्यंत कुमार पूछ रहे हैं, एक दिन मुहावरा और लोकोक्ति की हम बात करेंगे। बहुत सरल सी बात है। मुहावरा शरीर के अंगों से संबंधित होता है, शरीर के अंगों से संबंधित, जो नाक, आंख, कान, नाक, इस प्रकार के होते हैं। और लोकोक्तियां जो है वो लोक में प्रचलित। अभी विषय से मत भटकाइएगा। आगमन विधि का तीसरा नियम है नियमीकरण, सामान्यीकरण या निष्कर्ष। मोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। इसको इसी क्रम में आपको याद रखना है, यह भी सबसे बड़ी बात है। पहले जो है उदाहरण प्रस्तुतिकरण होगा, फिर उसके बाद में विश्लेषण होगा, जिसको हमने तुलना कहा या निरीक्षण कहा, और फिर हमने नियमीकरण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष कहा। साथियों, लक्षणों एवं विशेषताओं के आधार पर नियम निर्धारण करना, निष्कर्ष अथवा परिभाषा निकालना, या उदाहरणों की समानता के आधार पर किसी नियम अथवा सिद्धांत की स्थापना करना, यह तीसरा चरण इस विधि में आता है। पहले शिक्षक जो है उदाहरण प्रस्तुत करेगा, फिर जो है उसकी तुलना करेगा, विश्लेषण करेगा, निरीक्षण करेगा छात्रों के माध्यम से, फिर छात्रों के साथ जो है सक्रिय सहयोग करते हुए छात्रों के माध्यम से नियमीकरण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। और चौथा सोपान जो है इसका प्रयोग और अभ्यास है। प्रयोग और अभ्यास का मतलब है, बिल्कुल रोहित चौधरी, प्रयोग और अभ्यास क्या है? इसका ही नाम सत्यापन या पुष्टि है। इसको मौज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे मैं आपको जो है पूरी पीडीएफ जो है वहां पर दे रहा हूं टेलीग्राम पर। प्रयोग और अभ्यास साथियों, इसी का नाम सत्यापन या पुष्टि है। जो सिद्धांत बना लिए गए थे, तीसरे चरण में सिद्धांत बना लेता है। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर के, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें छात्र जो है बाल केंद्रित विधि है। ये आगमन विधि जो है वो बाल केंद्रित विधि है, इसलिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है। और जब नियमों का निर्धारण हो जाता है तो उसका सत्यापन या पुष्टि भी आवश्यक है। बनाए गए सिद्धांतों, नियमों को सिद्ध करने के लिए, उनकी पुष्टि करने के लिए कुछ अन्य उदाहरण देना, ये इसी प्रकार की जो लाइन आती है, ध्यान रखिएगा, इसी का नाम प्रयोग और अभ्यास है। भली भांति अभ्यास करवाना। तो इसके 4 सोपान हो गए। उदाहरण प्रस्तुतिकरण हो गया, फिर निरीक्षण, विश्लेषण, और फिर जो तीसरा जो था वो नियमीकरण, सामान्यीकरण या निष्कर्ष हमने कहा। हाँ, और जो चौथा जो है वो प्रयोग और अभ्यास हो गया। इसी का नाम सत्यापन या पुष्टि है। यह 4 सोपान है। साथियों, अब हम बात करेंगे आगमन विधि के जो प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं। आगमन विधि के जो प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए आइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो नए साथी आए हैं, यहां से आपको बिल्कुल एक तरह से यूं सोचिएगा कि मैं आगमन विधि के शिक्षण सूत्रों के माध्यम से जो भाषा के जो शिक्षण सूत्र हैं वो यहां पर पढ़ाने वाला हूं। थोड़ी हम संक्षिप्त में बात करेंगे, विस्तार से लिख दिया गया है, इसको आप देख लें। साथियों, सबसे पहली बात यह है कि आगमन में हमने ये बात कर ली कि उदाहरणात् नियमम प्रति, मैंने संस्कृत में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण से नियम की ओर जाना, कौन सी विधि है? आगमन। यही शिक्षण सूत्र है, यह ध्यान रखिएगा। दूसरा, एक जहां पर यह आप देखो तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि आगमन का विलोम शब्द जो है वो निगमन होता है। हां, बिल्कुल बाल केंद्रित विधि है तेजाराम। महाविनाश जो है, महान है जो विनाश, महान है जो विनाश, विनाश विशेष्य है, महान उसका विशेषण है, कर्मधारय समास है, यह ध्यान रखिएगा। महाविनाश, महाविनाश कर्मधारय समास है। चलो साथियों, तो इसमें उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। उदाहरण कैसे? जैसे एक शिक्षक आया और शिक्षक आते ही ये 4 उदाहरण जो है बालक के सामने रखता है। उधर वाली बात मत देखिएगा आप। मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, बालक पुस्तक पढ़ता है, लड़के पुस्तक पढ़ते हैं।
अब इसमें हम जो है हम छात्रों को यह कहेंगे कि इसमें आपको कौन सी, इसको तुलना करो। देखिए दूसरा क्या है, तुलना करना, निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, फिर सामान्यीकरण, नियमीकरण, और चौथा प्रयोग और अभ्यास। तो यहां पर राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। साथियों इसके अंदर देखो पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ता है, पढ़ते हैं, ये अलग अलग क्रियाएं हैं। फिर बालक ये देखेगा कि पहले में राम जो था वो क्या था, पुल्लिंग था, फिर सीता क्या थी, बोलो स्त्रीलिंग है, फिर बालक क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है, और लड़के क्या है, पुल्लिंग है और बहुवचन है, पुल्लिंग है और बहुवचन है। फिर पढ़ता है एक वचन है, पढ़ती है स्त्रीलिंग एक वचन है, पढ़ता है जो वो है वो एक वचन है, और पढ़ते हैं क्या है, बहुवचन। अब यहां पर शिक्षक ये कहता है, हां बिल्कुल हंसकर बोलता है, हंसकर जो है पूर्वकालिक क्रिया विशेषण है, पहले इसको पढ़ ले बेटा मुकेश, है ना। चलो तो साथियों अब जो है, अब शिक्षक जो है बालक से ये कहेगा कि इसमें कौन सी समानता और इसकी तुलना करो, इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है, क्या नियम बना सकते हो। तो बालक सबसे बड़ी बात क्या है, आगमन विधि जो है ना उसकी सबसे बड़ी विशेषता आपको यदि कोई पूछे तो इसमें स्मरण शक्ति का तो वर्धन होता ही है, साथ ही साथ जो है बालक की तर्क शक्ति बढ़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बालक की तर्क शक्ति बढ़ती है, बालक जो है वो खोजी प्रवृत्ति का बनता है। आगमन विधि की ये सबसे बड़ी, यहां पर ये तोता रटन नहीं है, खोजी प्रवृत्ति, खोजने की प्रवृत्ति। शिक्षक कहेगा इसका विश्लेषण करो, विश्लेषण कौन करेगा, छात्र करेगा, शिक्षक नहीं करेगा। इसमें विश्लेषण करो, इसमें तुलना करो और इसका निरीक्षण करो। निरीक्षण करेगा वो खोजने की प्रवृत्ति अर्थात तर्क शक्ति उसकी बढ़ रही है, स्मरण शक्ति बढ़ रही है। फिर जो है ये नियम बनाएंगे तीसरे स्टेज पे। नियम क्या बनेगा कि वाक्य में कर्ता का जो लिंग और वचन होता है वही लिंग और वचन क्रिया का होना चाहिए। राम पुस्तक पढ़ता है में राम पुल्लिंग और एक वचन था, तो पढ़ता है क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन की आई। इस प्रकार से बहुत सरल सी बात है, कोई इसमें बहुत उदाहरण, निरीक्षण, सामान्य और परीक्षण बिल्कुल इसी प्रकार से। लेकिन ये बेटा जो जैसे नाम मैंने बताए उसी रूप से आपको याद करने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है आपने जो है वो निरीक्षण याद कर लिया, विश्लेषण नहीं किया तो गड़बड़ हो गई। तो यहां पर देखिएगा फिर जो है ये नियम बन गया। अब नियम बनाने के बाद में वो क्या करेगा, शिक्षक ये कहेगा कि इसी प्रकार के और उदाहरण दो और उसका प्रयोग और अभ्यास करो। राम की जगह मोहन लिखो, सीता की जगह गीता लिखो, बालक की जगह शिक्षक लिखो, लड़के की जगह जो है किसान लिख दो, अध्यापक लिख दो। इस प्रकार जो है बिल्कुल सिंह द्वार से बेटा प्रणाम सभी को। और फिर इस प्रकार अन्य उदाहरणों के माध्यम से वो समझाएगा। तो आगमन विधि का और ये जो पहला सूत्र जो है ना, ये शिक्षण सूत्र है, उदाहरणात् नियमम प्रति, उदाहरण से नियम की तरफ जाना, ये सूक्ष्म शिक्षण सूत्र भी है और आगमन विधि का प्रमुख शिक्षण सूत्र है। आगे चलता हूं। दूसरा जो शिक्षण सूत्र जो आता है आगमन विधि का वो है विशिष्टात् सामान्यम प्रति। इसको हम यूं मैं कह सकता हूं कि विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्टात् सामान्यम प्रति, विशिष्टात् सामान्यम प्रति। विशिष्ट क्या है, देखिए मैंने आपको यह कहा था कि उदाहरण जो है वो विशिष्ट होते हैं और नियम जो है वो सामान्य होते हैं। आगमन पद्धति में पहले जो है उदाहरणानि प्रस्तूयन्ते, आदौ अर्थात पहले उदाहरणानि प्रस्तूयन्ते, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, और ततः सामान्य नियम, और उसके बाद में, ततः का अर्थ होता है संस्कृत में उसके बाद में, ततः सामान्य नियम, पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद में सामान्य नियम बोध्यते अर्थात सामान्य नियम का बोध किया जाता है। साथियों व्याकरण शिक्षणे अस्य सूत्रस्य विशेषः उपयोगः भवति। यदि आपसे कोई ये पूछ ले कि व्याकरण शिक्षणस्य महत्वपूर्णम या सर्वाधिकम महत्वपूर्णम सूत्रम किम अस्ति, तो विशिष्टात् सामान्यम प्रति, विशिष्टात् सामान्यम प्रति ये महत्वपूर्ण सूत्र है, ये ध्यान रखिएगा। लक्षणाम परिशीलनेन, लक्ष्यों के परिशीलन के माध्यम से लक्षणों का निर्माण छात्रों के लिए सुकरम सुबोधम च भवति, सहज और सरल हो जाता है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। विशिष्ट से सामान्य के प्रति ये जो है आगमन विधि का भी सूत्र है और वैसे जो है भाषा शिक्षण के सूत्र में भी आता है, तो दोनों जगह आपको ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। और साथियों तीसरा जो आगमन विधि का जो शिक्षण सूत्र है, और आप यूं कह सकते हो कि भाषा का जो शिक्षण सूत्र है वो क्या है, जातात अजातम प्रति। देखिए इसको आप यूं कह सकते हो, जातात अजातम प्रति, जात से अजात की ओर, स्थूलात सूक्ष्मम प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर,
मूर्ताद अमूर्तम प्रति, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो यहां पर ये चीजें थोड़े थोड़े शब्द बदल रहे हैं, बाकी कुछ भी इसमें नहीं है। जातात अजातम प्रति क्या होता है? सबसे पहली बात यह है, हम सब जानते हैं, सब लोग, आप शिक्षक हो, सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? जो जात है, अर्थात जो बालक पहले जानता है, आज जो मैंने पढ़ा है, आज जो मैंने पढ़ाया है, वो कल के लिए जात हो जाएगा। और पहले जब मैं दूसरे दिन आपके पास आऊंगा तो जो आज जो पढ़ाया गया है, जो आपको जात था, उस जात को आधार बना करके फिर मैं अजात की तरफ लेके जाऊंगा। जब कल हम निगमन विधि की बात करेंगे तो आगमन विधि में जो कुछ आपने जान लिया है, उसके बाद में निगमन विधि की तरफ लेकर के जाना। आगमन को आपने जान लिया, वो जात थी। निगमन अभी तक आपसे आप जानते नहीं हैं, उस जात से अजात की तरफ। जैसे आपको सर्वनाम पढ़ाना है, तो सर्वनाम से पहले आप जानते हो कि सबसे पहले जो है विद्यार्थी को बताओगे एषः किमस्ति, एतत् किमस्ति, एतत् किमस्ति, एषा का अस्ति, पहले ये बताओगे। तो वो लेखनी है, पुस्तक है, चल दूरवाणी है, घटिका अस्ति, उपनेत्रम अस्ति। फिर उसके बाद में आप उसको सर्वनाम पढ़ाओगे कि भाई जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होगा, क्योंकि जात संज्ञा जात थी, और फिर आप सर्वनाम पढ़ाओगे तो फिर वो जात से अजात की प्रति हो गया। तो देखिएगा, छात्राणाम, छात्राणाम बहुत सरल सी बात है, छात्राणाम पूर्व जानस्य, छात्रों के पूर्व ज्ञान का, पूर्व अनुभवस्य, पूर्व अनुभव का, च आधारेण नवीन पाठस्य, का आधार के आधार पर, नवीन पाठस्य, नवीन पाठ का अथवा नवीन विषय का अध्यापन अत्र अंतर्भवति। किसमें अंतर्भाव होता है? यदि आपसे पूछ ले कि पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन पाठ और विषय का अध्यापन, ये किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है? तो ये ध्यान रखिएगा, जातात अजातम प्रति, प्रतिदिनम नवार्जितम ज्ञानम, हमेशा जो हर दिन जो हम जो नवार्जितम अर्थात जो नवीन जो ज्ञान अर्जित करते हैं, अन्यस्मिन दिने, दूसरे दिन, अन्य दिन पर नवीन पाठ आए, नवीन पाठ पढ़ने के लिए पूर्व जानम भवति, इसको मौस कीजिएगा। अर्थात ये जो जात जो क्या है, जो आज हम नवार्जित ज्ञान अर्थात आज जो हम कुछ नया सीख रहे हैं, वो दूसरे दिन के लिए नवीन पाठ जब हम पढ़ेंगे तो पूर्व ज्ञान हो जाएगा, जैसे संज्ञा के अनंतर सर्वनाम। चलो, ये जात से अजात के प्रति इसमें एक सूत्र था। आगे का शिक्षण सूत्र जो आगमन विधि का महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है, और ये शिक्षण का सूत्र में भी आता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, बिल्कुल पृथ्वीराज, बिल्कुल आप सफल हो, मेरी यही कामना है। आगे का एक सूत्र है सरलात कठिनम प्रति। साथियों, ये ध्यान रखिएगा कि जात विषय जो है वो सरल होता है। पहले जिसको आपने जान लिया, जात विषय सरल होता है, अजात विषय कठिन होता है। तो एक तरह से यूं कह सकता हूं कि जात से अजात की ओर का एक तरह से दूसरा रूप जो है वो क्या हो गया? सरल से कठिन के प्रति। जात विषय सरल, देखिएगा, जात विषय सरल विषय भवति। जात विषय अर्थात जिसको आपने जान लिया है वो आपके लिए क्या हो गया? सरल विषय हो गया। अजातश्च कठिनम, और जो अजात विषय है वो क्या है? कठिन है। अध्यापकः सरल विषयम आदौ पाठयेत। ये ध्यान रखिएगा कि अध्यापक जो है वो सरल विषयों को पहले, जब हमने पाठ्य पुस्तक विधि पढ़ी थी उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि पाठ्य पुस्तक जो है वो सरलात कठिनम प्रतिभवति। तो यहां पर देखो, अध्यापक सरल विषयम आदौ पाठयेत, अर्थात अध्यापक को करना चाहिए ऐसा कि सरल विषय जो है वो पहले पढ़ाना चाहिए, और ततः उसके बाद में परम कठिनम, उसके बाद में कठिनम पढ़ाना चाहिए। सरलानि लघु वाक्यानि प्रथमम पाठयेत। यहां पर देखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है किसी भी शिक्षक के लिए। एक शिक्षक जो अच्छा शिक्षक जो है वो क्या करता है? बच्चों का जो भय होता है उसको वो दूर करता है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अहम प्रथमम दिवसे, मैं पहले ही दिन आकर के जो है बड़े बड़े महा वाक्यानि या बड़े बड़े वाक्यानि, दीर्घानि वाक्यानि यदि मैं बोलूंगा तो क्या होगा? छात्रों में आतंक आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए? सरलानि लघु वाक्यानि प्रथमम पाठयेत, पहले सरल और लघु वाक्य को पहले पढ़ाना चाहिए। तदनंतरम कठिनानि दीर्घानि वाक्यानि, और उसके बाद में कठिन और दीर्घ वाक्यों को पढ़ाना चाहिए। यही सरल से कठिन की प्रति सूत्र था जो आगमन विधि का है। फिर उसके बाद में देखिएगा, स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति, यह एक शिक्षण सूत्र भी है, लेकिन किसका शिक्षण सूत्र है? यह आगमन के ही रूप है। स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति, क्या साथियों? आदौ स्थूल वस्तु भी आरभ्य। सबसे पहले क्या है? देखो, आप ऐसे समझो, जैसे मैंने आपसे कहा, आप कक्षा में गए और मैंने जैसे कुछ भी, जैसे मैंने कहा कि एषा का, ये क्या है?
पहले मैं बताऊंगा कि ये क्या है, फिर इसका नाम बताऊंगा कि एषा लेखनी अस्ति, ये जो है लेखनी है। फिर मैं बताऊंगा लेखनी लेखनस्य कार्यम आयाति, लेखनी किसके काम आती है, जो है लिखने के काम आती है। चलिएगा, इस तरह से पहले स्थूल वस्तु भी आदौ अर्थात पहले स्थूल वस्तु भी आरभ्य, पहले स्थूल वस्तु से आरंभ करके ततः सूक्ष्म वस्तु प्रति प्रस्थातव्यम, उसके बाद में सूक्ष्म जो वस्तु की तरफ जाना चाहिए। संस्कृत शिक्षणे अर्थात संस्कृत के शिक्षण में या हिंदी शिक्षणे स्थूलानि वस्तूनि प्रदर्श्य, बड़ी वस्तुएं अर्थात जो सशरीर कह सकता हूं, स्थूलानि वस्तूनि प्रदर्श्य, स्थूल वस्तु का प्रदर्शन करके तेषाम नाम, फिर उसके बाद में उसका नाम बताना चाहिए। जैसे मैंने एक गेंद जिसको आप कंदुक बोलते हो, हिंदी में गेंद जिसको हम बोलते हैं कंदुक, वो पहले मैंने आपके सामने प्रदर्शित कर दी, फिर उसका मैंने नाम बताया, फिर उसका स्वरूप कि कंदुक गोलाकारम भवति, कंदुक जो है गोल आकार की होती है, फिर उसका स्वभाव, फिर उस वस्तु का कोई स्वभाव, और क्रमशः वर्णनीय, इस प्रकार क्रम पूर्वक वर्णन करना चाहिए। पहले वस्तु का नाम, फिर उसका स्वरूप, फिर स्वभाव, यही स्थूल से सूक्ष्म के प्रति है, स्थूल से सूक्ष्म के प्रति यही शिक्षण सूत्र है। पहले वस्तु का नाम बताइए, फिर उसका स्वरूप बताइए, फिर उसका स्वभाव बताइए। जैसे आपने जो है पर्वत में उठते हुए धुएं को देखा, बालक ने पूछा ये क्या है, तो आप बोलोगे ये धुआं है, संस्कृत में बोलोगे तो एषः धूमः अस्ति। एक तो धूम्र शब्द गलत होता है, हम कहते हैं जी दुरस्त ही सही, में आपका हर वीडियो देखता हूं गुरुजी, बिल्कुल मूलाराम धेड़ू, बिल्कुल स्वागत बेटा आपका, कोटा से प्रणाम कर रहे हैं, सबको प्रणाम साथियों। पहले आप क्या करोगे, जैसे पर्वत में उठता हुआ धुआं है, उस धुएं को देखा और धुएं को देख करके बालक को बताना है कि एषः धूमः, ये धुआं है। एक तो धूम्रपान शब्द गलत होता है। फिर उसके बाद में जो है उसका स्वरूप क्या करोगे कि यत्र यत्र धूमः, या उसका जो है अस्य धूमस्य स्वरूपः कपोत वर्णः, इसका कबूतर वर्ण होता है। फिर उसका स्वभाव कि यत्र यत्र धूम, जहां जहां धुआं होता है, तत्र तत्र अग्नि, ये स्वभाव। इसका मतलब आपने पहले वस्तु दिखाई, फिर उसका स्वरूप का वर्णन किया। ये स्थूल से सूक्ष्म के प्रति है। जैसे कंदुकम प्रदर्श्य, कंदुकम गेंद को प्रदर्शित करके, इति कंदुकम, बालक को कहना चाहिए ये कंदुक है। ये ध्यान रखो, एक ये ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न ये किसमें आया था, ये प्रश्न आया हुआ है कि वर्णात्मक निबंधानाम बोधनात् परम, वर्णनात्मक निबंध का ज्ञान कराने के बाद में भावात्मक निबंधों का ज्ञान कराना चाहिए। ये कौन सा शिक्षण सूत्र है, वो स्थूल से सूक्ष्म के प्रति है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले वर्णनात्मक, क्योंकि वर्णन जो है वो स्थूल होता है और भाव जो है किसी वस्तु का वो सूक्ष्म होता है। तो वर्णनात्मक विषयों के अनंतर भावात्मक विषयों का स्थूल से सूक्ष्म के प्रति इस सूक्ष्म शिक्षण सूत्र में इसका होगा। क्या आप जो है, चलिएगा साथियों आगे बात करता हूं। साथियों पूर्णात अंशम प्रति, पूर्ण से अंश की ओर, बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णात अंशम प्रति, पूर्ण से अंश की ओर क्या है देखिएगा, पूर्णात अंश प्रति, बिल्कुल चलिएगा। तो पूर्ण से अंश, पूर्ण क्या है, बालः प्रथमम समग्रम वस्तुम पश्यति। देखो हमारा स्वभाव होता है, हम क्या करते हैं, पहले किसी समग्र वस्तु को देखते हैं। आप ऐसे ध्यान रखो कि पहले जो है ना, आपने एक घड़ा था, अब इस घट को पहले आपने पूरे घड़े को देखा। आप जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे। तो बाला प्रथमम समग्रम वस्तु पश्यति, बालक जो है पहले समग्र वस्तु को देखता है। ततः परमेव तस्य दृष्टि तद वस्तु गतेषु अवयवेषु गच्छति। पहले बालक जो है समग्र वस्तु को देखता है, उसके बाद में ही तस्य अर्थात उसकी दृष्टि अर्थात नजर, तद वस्तु उस वस्तु के अवयवों पर जाती है। सबसे पहले आपने घड़ा देखा और घड़ा घट देखने के बाद में आपने ये सोचा कि ये स्वर्ण का है या ये सोने का है या ये चांदी का है या पीतल का है या फिर ये लोहे का है। देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले पूर्ण था फिर उसके अंश की तरफ, पहले पूर्ण घड़े को देखा, फिर उसमें कहां गए, उसके अवयवों पर गए। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टिया, इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विवेचनीयस्य विषयस्य वस्तुनो वा समग्रम रूपम, विवेचन करने वाला जो विषय जो है उसका समग्र रूप छात्रे भी पूर्वतः उपस्थाप्य। पहले छात्र को ये बताओ ये विद्यालय ये समग्र है, फिर इसके अंश में जाओ, अवयव में जाओ विद्या, फिर उसके अंश में जाओ आले। तो यहां पर फिर उसको बताओ विद्या कैसे बनी, फिर आले कैसे बना, फिर क्या हुआ। ये पहले पूर्ण था, पूर्ण के बाद में अंश की तरफ गए।
तथा तस्य सूक्ष्म अंशानाम विवेचनम कर्तव्यम, उसके बाद में उसके सूक्ष्म अंशों का विवेचन जो है करना चाहिए। ये जो शिक्षण सूत्र है ये पूर्णात अंशम प्रति, यही पूर्ण से अंश के प्रति है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे चलता हूं। मूर्ताद अमूर्तम प्रति, एक ही बात है। मूर्त अर्थात जो आपकी नजर में दिखाई दे रही है वो कोई वस्तु जो है मूर्त है। पहले मूर्त जो है आपके विचार जो है, वर्णन जो है, वस्तु जो है मूर्त है, फिर उसके भावों की तरफ जब जाते हैं वह अमूर्त है, ये ध्यान रखिएगा। इस विधि का एक सूत्र और है, प्रत्यक्षात प्रमाणम प्रति। प्रत्यक्षात प्रमाणम प्रति, प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ भी इसमें जाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब ये जितने भी हमने आगमन विधि के जो सूत्र पढ़े हैं, शिक्षण सूत्र, देखिएगा एक बार यहां पर आइएगा। जो हमने आगमन विधि के जो सूत्र पढ़े हैं, यहां से हमने आगमन विधि के प्रमुख सूत्र पढ़े थे। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। निगमन विधि का इसमें उल्टा कर लो, नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है, ये उल्टा सूत्र हो जाएगा। आगमन विधि में विशिष्टता से सामान्य की तरफ जाया जाता है, निगमन में सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना। निगमन इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आगमन विधि जो है उसमें जात से अजात के प्रति, हां जिसका कोई रूप है बेटा, मूर्त है, वो जो है मूर्त है, और जिसका अमूर्त अर्थात विचार और भाव जो है वो अमूर्त है। चलो, तो आगमन विधि में हम जात से अजात की तरफ जाते हैं, लेकिन निगमन विधि में पहले अजात आएगा फिर क्या आएगा, जात। इसका पूरा उल्टा हो जाएगा तो निगमन विधि बन जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और आगमन विधि में पहले सरल फिर कठिन, क्योंकि उदाहरण सरल होते हैं और नियम जो है वो कठिन होते हैं। पहले सरल सिखाते हैं फिर हम कठिन की तरफ जाते हैं। लेकिन निगमन विधि में पहले कठिन सिखाया जाता है, अर्थात एक नंबर ये आ जाएगा, सरल की तरफ जाते हैं, अर्थात कठिनात सरलम प्रति, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ये निगमन विधि हो जाएगी। आगमन विधि में हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलते हैं, लेकिन निगमन विधि जो है उसमें सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चलते हैं, ये जो ध्यान रखिएगा। रमाकांत, आप उस पे बेटा जो है आप टेलीग्राम पे पूछ लें, या उसी वीडियो पर जो जहां पर आपको संदेह हो रहा है उसमें जो है रमाकांत अहीर को कह रहा हूं, जहां पर जो चीज आपको संदेह में है वहां पर जो है आप पूछ लें, मैं प्रयास करूंगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो अक्सर देख लेता हूं, प्रयास यही करता हूं। जहां पर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि यहां इसका उत्तर देना चाहिए, उसका उत्तर भी मैं देता हूं, मुझे पता है चलेगा, तो वहां उसको पूछ लें आप। तो आगमन में स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, लेकिन साथियों निगमन में पहले सूक्ष्म और फिर स्थूल, क्योंकि निगमन में पहले हम जो है शब्द को खंड खंड करके बताएंगे, नियम के माध्यम से समझाएंगे, और फिर उसका समग्र उदाहरण की तरफ जाएंगे, ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगमन विधि में हम पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं, लेकिन निगमन विधि में अंश से पूर्ण की तरफ जाते हैं, यह ध्यान रखिएगा। हां बिल्कुल चलिएगा, आगे चलता हूं। साथियों जो आगमन विधि है उसमें मूर्त से अमूर्त की ओर, लेकिन निगमन विधि में अमूर्त से मूर्त की ओर। आगमन में प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ, लेकिन निगमन में प्रमाण से प्रत्यक्ष की तरफ जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इस तरह से मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब देखिएगा इस आगमन पद्धति की जो गुण है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और बहुत विस्तार से नहीं बल्कि बहुत सरलता से बात करेंगे। साथियों संस्कृत में लिखा हुआ है, डरिए मत बिल्कुल भी, मैं आपको हिंदी के माध्यम से बहुत तोड़ तोड़ करके समझा रहा हूं। देखिए इसके गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात है पद्धतिर इयम सरला स्वाभाविकी च, तो इसका हिंदी में क्या कर लोगे कि आगमन विधि सरल है और आगमन विधि स्वाभाविक है। पहला इसका यह गुण हो गया। सरल क्यों है, मैंने आपको बताया कि उदाहरण जो है वो सरल होते हैं, वो सहज होते हैं, वो स्वाभाविक होते हैं। उदाहरणों के माध्यम से जब हम नियम की तरफ जाते हैं तो बच्चे को समझने में जो है सुविधा होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके दोष में हम आगे बात करेंगे। फिर साथियों इसके पहला गुण तो यह हो गया। दूसरा गुण क्या है कि नियमानाम वारम वारम चिंतनेन, नियमों का बार बार चिंतन करने से, विश्लेषण चिंतन और विश्लेषण से सूत्राणाम कंठस्थीकरण से आवश्यकता न भवती, सूत्रों को कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बालक को उदाहरण याद है तो वो नियम जो है वो जो है स्वयं में जो है वो बना लेता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो है सबसे बड़ी बात आगमन विधि के जो सबसे बड़ा गुण है वो स्मरण शक्ति तो निगमन में भी होती है, क्योंकि सूत्रों को याद करना स्मरण शक्ति का सबसे बड़ा काम है, और अर्थात नियम को याद करना स्मरण शक्ति का वर्धन तो होता ही है। लेकिन इसमें आगमन में स्मरण शक्ति तो होती है,
लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो तर्क शक्ति का वर्धनम होता है। तर्क शक्ति का विकास जो है वो निगमन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसको पहले ही नियम रटा दिया जाता है। अब यदि मैंने आपसे कहा, मैंने कोई भी शब्द, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि शुद्धि उपास्य, या मैंने कोई शब्द दे दिया, मैंने एक शब्द लिया देवी उपासना। विद्यार्थियों, मैंने आपको यहां पर इसको दिया और फिर मैं आपको कह रहा हूं यार इसका संधि विच्छेद करो, तो फिर आप लिखोगे अच्छा देवी होगा और फिर उपासना होगा, एक फिर सोचेगा अर्थात देवी होगा और फिर उपासना होगा, फिर कुछ सोचेगा देव्यर उपासना होगा, क्या होगा? तो बालक बार बार जब चिंतन करेगा तो वहां पर उसकी क्या होगी? तर्क शक्ति का विकास होगा। लेकिन निगमन विधि में क्या किया जाता है? सीधा देवी और उपासना दे दिया जाता है, बता दिया जाता है, पहले नियम बता दिया जाता है कि ई के स्थान पर यह होता है। अब यहां पर ई के स्थान पर यह होता है, ये पहले नियम बता दिया जाता है, तो उसको जो है संधि विच्छेद करने की आवश्यकता होती नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, आगमन विधि में स्मरण शक्ति के साथ तर्क शक्ति और यहां पर एक बोधना शक्ति अर्थात बोधन शक्ति और सबसे बड़ी बात अन्वेषण शक्ति, जिसको हिंदी में हम खोजी प्रवृत्ति कहते हैं, इन चार शक्तियों का विकास होता है। स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, बोधना शक्ति, अन्वेषण शक्ति का वर्धन होता है आगमन विधि के माध्यम से पढ़ा हुआ। गुरुजी संस्कृत अंत्यकरण में खुद ब खुद निकलती है, आपकी प्लेलिस्ट कोई भी देखें, मैं दावे से कह सकता हूं संस्कृत हिंदी, हाँ बिल्कुल चलिएगा। धनंजय हैं आप, बिल्कुल देखिए मैं प्रयास ये करता हूं, संस्कृत और हिंदी अलग अलग नहीं है, ये मां बेटियां हैं। मां को समझ लो, बेटी अपने आप समझ में आ जाएगी, बेटी को समझ लो, मां अपने आप कहीं ना कहीं कोई समझ में आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, बोधना शक्ति, अन्वेषण शक्ति का विकास होता है आगमन से। पद्धतिर इयम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतानाम अनुसरति, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है उसका अनुसरण करता है। क्यों? क्योंकि बाल केंद्रित पद्धति है। छात्राः स्वतः ज्ञानम संपादयति, आगमन विधि के माध्यम से छात्र जो है, उदाहरण दिया, उदाहरण के माध्यम से वो अपने आप नियम जो है, आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल पृथ्वीराज। लेकिन निगमन विधि जो है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे हम विश्लेषण और संश्लेषण विधि की बात करेंगे, वो इसी से जुड़ी हुई है। चलिए आगे हम बात करेंगे साथियों। अनया पद्धत्या शिक्षणम शिक्षण सूत्र अनुसारण चलती। देखो ये अभी हमने कितने शिक्षण सूत्र बताए, मूर्त से अमूर्त, जात से अज्ञात, सरल से कठिन, जो है विशेष से सामान्य, आविसा, मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य, मूर्त से अमूर्त, प्रत्येक से प्रमाण। इस प्रकार से ये ध्यान रखिएगा, ये जो पद्धति आगमन पद्धति जो है वो शिक्षण सूत्रों के अनुसार होती है, लेकिन निगमन पद्धति शिक्षण सूत्रों के प्रतिकूल है। शिक्षण सूत्र जो है वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है, लेकिन निगमन पद्धति कहां चल रही है? सूक्ष्म से जो है स्थूल की तरफ चलती है, ध्यान रखिएगा। सर ऐसे ही के लिए आपकी लेक्चर काफी है। बुक देखिए, मेरी एक पुस्तक है हिंदी व्याकरण माला, उसको आप ले सकते हैं, लेना चाहें तो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि उस पुस्तक को आप लें, लेकिन ये इतना जरूर कहूंगा कि हिंदी व्याकरण की बहुत प्रामाणिक पुस्तक है। दूसरी एक पुस्तक जिसका मैंने बताया, अभी एक प्रेस में पुस्तक है, अभी इन दिनों बहुत काम हुआ है, तो प्रयास होगा कि वो पुस्तक आपके सामने जो है वो शीघ्र आने वाली है, जिसमें हिंदी और हिंदी के पूरी जो व्याकरण जो है उसके पूरे जो हर एक बिंदु के जो प्रश्न है और साथ में स्पष्टीकरण और इस प्रकार का काम मुझे लगता है कि अभी दुर्लभतम श्रेणी में है, तो वो उसका अभी मैं खोल नहीं रहा हूं। अभी जैसे ही पुस्तक आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। साथियों, छात्रः अधिकतया सक्रियाः भवन्ति, छात्र जो है वो अधिक सक्रिय होते हैं आगमन पद्धति में। छात्राणाम आत्मविश्वास वर्धते, क्योंकि वो नियमों को जब बनाएंगे तो आत्मविश्वास उनका वर्धित होता है। छात्र ही प्राप्तम ज्ञानम स्थिरम भवति, सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा, आगमन विधि से प्राप्त जो ज्ञान होता है वो स्थायी ज्ञान होता है, लेकिन निगमन विधि से प्राप्त जो ज्ञान होता है वो अस्थायी। हाँ, सूत्र नहीं, प्रत्यक्षात प्रमाणम प्रति शिक्षण सूत्र है भगवान चौहान, अभी हमने इसमें बात करी थी। प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ आगमन चलता है और निगमन जो है वो प्रमाण से प्रत्यक्ष की तरफ चलता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना। चलिएगा विद्यार्थियों, बाल केंद्रित तथा मनोवैज्ञानिकी विधि, ये विधि जो है आगमन विधि, ये बाल केंद्रित है, मनोवैज्ञानिक विधि है। बालकों की समझ शक्ति और ग्रहणशीलता बढ़ती है, ये हिंदी में पूछा गया है इसलिए मैंने लिखा है। बालकों में खोजी अर्थात खोजने की प्रवृत्ति का विकास किस विधि से होता है? तो वो आगमन विधि से होता है। प्राथमिक स्तर पर अत्यंत उपयोगी है, ये मोस्ट कर लीजिएगा, ये प्राथमिक स्तर पर। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को हम उदाहरण के माध्यम से नियम की तरफ लेके जाएंगे तो उनको समझ में आएगा, लेकिन पहले यदि हमने नियम बता दिया और फिर हमने उदाहरण की तरफ बता दिया छोटे बालक को, तो उसको समझ में नहीं आएगा।
इसलिए आगमन विधि जो है वो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, उच्च स्तर के लिए ये कतई उपयोगी नहीं है। उसका कारण है, मैं आगे बताऊंगा। चलो आगे बात करता हूं, इसके दोष कौन से। सबसे पहली बात है कि उच्च स्तर के विद्यार्थियों हेतु अनुपयुक्त है। क्यों? यदि आपने पहले उदाहरण दिया उच्च स्तर को और बाद में नियम यदि आपने सिखाने लगे, पहले आपने उदाहरण दे दिया और फिर उसका नियम बताने लगे, तो उच्च स्तर के जो विद्यार्थी होंगे, उच्च स्तर वाले जो विद्यार्थी होंगे, वो पहले से ही नियम जानते हैं, इसलिए उनके लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। ये जो आगमन पद्धति जो है, ये प्राथमिक स्तर के लिए व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। हां, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं और सब लोग इस बात को मानते हैं कि उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि वो नियम जो है उनको पहले से ही जो है स्मरण में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो है उच्च स्तर के विद्यार्थियों हेतु ये जो है अनुपयुक्त है। साथियों, इसमें समय एवं परिश्रम अधिक होता है शिक्षक की दृष्टि से, क्योंकि समय ज्यादा लगता है। पहले उदाहरण बताओ, फिर नियम बताओ, फिर उस नियमों का जो है परिशीलन करो, फिर सूत्र पे जाओ, फिर उन सूत्रों के माध्यम से उदाहरण की तरफ जाओ। तो यहां पर ये इस तरह से ध्यान रखिएगा। जगह बताया गया है सर, सभी जगह बताया गया है भाववाचक व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती है। आपने बताया है, जो मैंने बताया है वह सत्य है। वो परिश्रम से जो है साधना से, वो स्वाध्याय से, और कई जो है लोक सेवा आयोगों में जो प्रश्न किए गए हैं उसको को आधार बना करके ये मैंने बताया है, ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों, समय और परिश्रम अधिक होता है शिक्षक की दृष्टि से। इसमें सबसे बड़ी बात यह, ये लाइन इसी रूप से आई थी, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता अधिकांश किस विधि में होती है? तो आगमन विधि में होती है। और यही इसका दोष हो गया, क्योंकि जब तक अनुभवी शिक्षक नहीं होगा, प्रशिक्षित नहीं होगा, जब तक जो है वो उसको आगमन विधि में उदाहरण जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं दे पाएगा, नियम की तरफ वो उस बच्चों को लेकर नहीं जा पाएगा। साथियों, समय और परिश्रम की अधिकता के कारण शिक्षक इसमें कम रुचि लेता है। बहुत सीधी सी बात है, शिक्षण गति इसमें मंद हो जाती है कि बाद इतने उदाहरणों की भरमार जो है वो जो है ये इस तरह से आते हैं, पर पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होता है। रीट में मात्र 2 प्रश्न से रह गया था। बिल्कुल। चलिए साथियों, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब की बार आप बिल्कुल नहीं रहेंगे। बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज की कक्षा यहीं तक थी। आगे हम आगमन और निगमन में कुछ अंतर की बात करेंगे, और आगे की कक्षा हो सकता है कल होगी। तो आप देखते रहें कम्युनिटी पर, आप देखते रहें टेलीग्राम चैनल पर, और वहां से आपको सूचना मिलने वाली है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको बार बार अभ्यास करें और देखिएगा, कोई भी जो चीज है, कहते हैं कि जहां विद्या अध्ययनेन प्रसिद्धति, जितना आप अध्ययन करोगे, जितना बार बार आप किसी चीज को देखोगे, मां सरस्वती उसी से प्रसन्न होती है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।